गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। हम देखते हैं जो आज की क्लास है, जो लास्ट टाइम हमने किया था जो क्लास है उसमें जो बच्चे देखे होंगे तो उसमें आपको ध्यान होगा ही कि हमारा टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या चल रहा था प्यारे बच्चों? रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा था, है ना। रिप्रोडक्शन सिस्टम में ही हम आगे चलेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम में ही हम आगे चलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम में लास्ट टाइम आपने देखा होगा, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम देखो, जो चीज़ें मैं पढ़ा अब जो पढ़ाऊंगा तो उसमें उसकी पीडीएफ है, आपको पिछली क्लास में मिल चुकी है पीडीएफ है कुछ पॉइंटों की। क्योंकि वो इसलिए मिली थी कि क्योंकि कुछ हमने जो पढ़ा था उसमें क्लास है वो ज़्यादा लंबी थी, लेकिन आपको देखा होगा, आपने जो बाद में देखी होगी जिन बच्चों ने, तो उसमें कुछ पॉइंट थे हमारे जो कुछ टेक्निकल रीजन के कारण आवाज़ नहीं आ पाई थी, इसलिए आपको पीडीएफ है उसमें मिल चुकी थी। तो हम यहाँ पर समझाएंगे, लिखाने का काम है मैंने उसमें करवा दिया है, आपको इससे पहले वाली पीडीएफ में मिल जाए लिखवाने वाला कार्य। रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम जनन तंत्र में एक चीज़ पढ़ रहे थे। एक तो ओव्यूलेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओव्यूलेशन किसके बारे में पढ़ रहे थे? ओव्यूलेशंस, ठीक है। और एक हम पढ़ रहे थे एम साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। एम साइकिल बोलते हैं इसको, ओव्यूलेशन, एम साइकिल। और एक हम देख रहे थे मेनोपेज, मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज। एम साइकिल है, इसको लैंगिक चक्कर भी बोलते हैं, आतरो चक्कर भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं प्यारे बच्चों। ओव्यूलेशन है, इसको बोलते हैं अंडोत्सर्जक हिंदी में, ठीक है। तो ये हमने जानना है। मेनोपेज, आतरो चक्कर बंद हो जाता है। देखो, जो मेनोपेज की स्थिति है और अंडोत्सर्जक की स्थिति है और एक मैंने बताया मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्थिति है, तो ये सारी सारी स्थिति है, ये कब उत्पन्न होती है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। पहले नंबर पर ओव्यूलेशन। क्या है ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन होता है जब अंडाशय से, ओवरी से,
ओवरी, अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारे अंडोत्सर्जक बुलाती है। देखो अंडाणु का उत्सर्जन होना, अंडोत्सर्जक, ओल्यूशन। ओयूल मीन्स क्या है, हमारा जो अंडाणु होता है जिसको क्या बोलते हैं, अंडाणु, ठीक है। अंडाणु को हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम। अंडाणु का अंडाशय से निकलना, अंडाशय से निकलना, अंडाशय मीन्स क्या है, ओवरी, अंडाशय से निकलना, वो क्या कहलाता है, अंडोत्सर्जक कहलाता है। अब देखो अंडाशय से अंडाणु निकल गया है, लेकिन हम देखते हैं जो एम साइकिल है, एम साइकिल, मेंसुरेशन साइकिल जिसको हम बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल में जो आतरो चक्कर के हम देखते हैं, आतरो चक्कर में, तो इसमें ये पूरी प्रक्रिया है जो अंडाशय से अंडाणु निकलता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेंसुरेशन साइकिल, एम साइकिल। देखो जो एम साइकिल है उसको हम बोलते हैं मिनार्ची। क्या बोलते हैं, मिनार्ची। रजो दर्शन, क्या बोलते हैं, रजो दर्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रजो दर्शन। रज का दर्शन हो गया रजो दर्शन, मतलब मिनार्ची। कौन सी स्थिति है ये, मिनार्ची है। देखो मिनार्ची है जो मिनार्ची, ये कब होती है, महिलाओं में मोस्टली, महिलाओं में, मादा में। देखो पुरुषों में हम देखते हैं, पुरुषों में जो लैंगिक लक्षण है वो दिखाई देते हैं 12 से 15 वर्ष की आयु के मध्य, 12 से 15 वर्ष की। लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा पहले 11 से 14 वर्ष की आयु के मध्य, 11 से 14 वर्ष की आयु के मध्य आतरो चक्कर शुरू हो जाता है। इसका मतलब है अंडाशय से अंडाणु का निकलना, अंडाशय से अंडाणु का निकलना ही क्या कहलाता है हमारा, ये ध्यान रखना, अंडाशय से अंडाणु का निकलना ही क्या कहलाता है हमारा, आतरो चक्कर कहलाता है। ठीक है, तो यह चक्कर 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। यह चक्कर 28 दिन का होता है। ठीक है, 28 दिन का होता है। और इस 28 दिन के चक्कर में अंडाशय से 28 दिन का चक्कर होता है। इसमें 11वें से 11 से इसमें 11वें से 11 से 14 वर्ष की आयु, 14 वर्ष की आयु के मध्य अंडाशय से अंडाणु निकलता है, के मध्य अंडाशय से अंडाणु निकलता है। अंडाशय से अंडाणु, अंडाशय से अंडाणु मीन्स क्या है, ओवरी से ओवम निकलेगा, जो ऊपर पढ़ा था ना हमने, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडाणु निकलता है, ओवम निकलेगा। ठीक है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, ओवम निकलता है। और यह मोस्टली कब देखने को मिलता है, यह 12 से 16वें दिन के मध्य निकलता है, मध्य निकलता है। और मोस्टली ये देखा गया है कि 14वें दिन निकलता है। मोस्टली क्या देखा गया है, 14वें दिन। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं 14वें दिन, मतलब 14वें दिन है, 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु निकलेगा। मतलब अर्थात उसी समय पर अंडाणु की मुलाकात शुक्राणु से होने की संभावना रहती है। जब भी हम देखते हैं, जब गर्भ निरोधक के उपाय की हम बात करते हैं, गर्भ निरोधक के उपाय की बात बोलते हैं, तो उस समय पर यह कहा जाता है, जो सरकार की साइट पे भी मिलेगा आपको, ये बताया जाएगा कि उस समय पर व्यक्ति को जो प्रिकॉशन वगैरह लेने चाहिए, क्योंकि 12वें से 16वें दिन के मध्य, मोस्टली क्या 14वें दिन है, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। ठीक है, तो गर्भ निरोधक उपाय के लिए यह भी डॉक्टरों के द्वारा सलाह दी जाती है, बताया जाता है, जो आतरो चक्कर की जो पूरी प्रक्रिया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को मिनार्ची बोलते हैं। पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मिनार्ची, प्रक्रिया को मिनार्ची हम कह सकते हैं, या एम साइकिल प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एम साइकिल कहते हैं, एम साइकिल, मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने शुरू में बताया आपको ओव्यूलेशन में हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जक में क्या बोलते हैं, अंडाशय से अंडाणु का निकलना बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा मेंसुरेशन साइकिल, आतरो चक्कर, लैंगिक चक्कर क्यों, क्योंकि इसी समय पर मादा में देखा गया कि 11 से 14वें वर्ष की आयु के मध्य, मोस्टली है 11वें से 14वें वर्ष की आयु के मध्य अंडाशय से अंडाणु निकलना शुरू हो जाता है। और उसी यह प्रक्रिया कहलाती है एम साइकिल। और यह साइकिल है 28 दिन का चक्कर होता है।
इस 28 दिन के चक्कर में मोस्टली देखा गया है कि जो 12वें से 16वें दिन के मध्य 14वें दिन ही अंडाशय से अंडाणु निकलता है। उसी समय पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब अंडाशय से अंडाणु निकलेगा उसी समय पर शुक्राणु से मुलाकात हो सकती है, मतलब मादा माता बनने की प्रक्रिया वो कब हो सकती है, उस समय पर हो सकती है। और गर्भ निरोधक उपाय में एक यह भी उपाय है कि यह ज्ञात होना चाहिए कि कब अंडाशय से अंडाणु निकलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है? मेनोपेज। क्या बोलते हैं? मेनोपेज। मेनोपेज प्यारे बच्चों, जो मेनोपेज है, मेनोपेज देखो, पोज का मीन्स क्या है? रुकना। पोज मीन्स क्या है? रुकना। पोज हो गया मतलब रुक गया। इसका मतलब है जो एम साइकिल की जो प्रक्रिया है वो पूरी क्या हो गई? रुक गई। इसी को लिए हम क्या बोलते हैं? इसको मेनोपेज बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हिंदी में बोलते हैं रजोनिवृत्ति। रज का क्या हो गई? निवृत्ति हो गई, रुक गया। रज, जो रज निकलता है वो रुक गया है। ठीक है, रज के माध्यम से ही आपको ज्ञात होगा कि अंडाणु निकलता है। उसी रज के माध्यम से रजोनिवृत्ति हो गई है, वो बंद हो गया है। यह हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया में अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। निकलना बंद हो जाता है। निकलना बंद हो जाता है। तो यह मोस्टली कब देखा गया है? 45 से 50 वर्ष की आयु के मध्य। यह 45 से 50 वर्ष की आयु के मध्य होता है। देखो, तो वर्तमान में 45 से 50 है, वरना आप देखो जो खान पान की वजह से ऐसा है, वरना यह रहता है मोस्ट ऑफ, यह रहता था पहले, यह 50 से 55 वर्ष भी रहता है था पहले। 50 से 55 वर्ष भी रह सकता है यदि खान पान अच्छा हो। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां हैं वो आना शुरू हो जाती है। उस समय पर कैल्शियम की कमी है बहुत सारी। आप देखो भी गए तो अपने जो बुजुर्ग माताएं हैं, जो अपने परिवार में कोई बड़ी महिला होगी तो उसमें घुटनों की प्रॉब्लम है उस समय पर आपको देखने को मिलेगी। तो यह प्रक्रिया उसी समय पर होती है। उसमें ओस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है। उस समय पर क्या है, जो कैल्शियम की कमी है बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है और उसमें हड्डियों के अंदर वो छोटे छोटे छिद्र हो जाना शुरू हो जाते हैं। यह एक भयंकर बीमारी रहती है महिलाओं में और इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि यह उम्र बढ़ती है तो उस समय पर जब ये आतरो चक्कर बंद हो जाता है उस समय पर यह प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हम कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। तो हम इससे आगे हम जानेंगे जो अन्य जो मादाओं में होता है। तो हम देखेंगे जो अगला पॉइंट है, तो ये मैंने लिखवा ही दिया इसमें, इस पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। ये जो पिछली पीडीएफ में भी है मिल जाएगा, इसमें भी मिल गया ये। तो अब देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है। जो गर्भावधि होती है महिलाओं में, जो गर्भावधि होती है, और महिलाओं में एक जीवन काल में, महिलाओं में एक जीवन काल में हम देखते हैं, एक जीवन काल में या हम मादाओं में बोल दें या महिलाओं में, एक ही बात है। ठीक है, एक जीवन काल में 400 अंडाणु उत्सर्जित होते, सेक्रेट हो सकते हैं। 400 अंडाणु दे सकती है। 400 अंडाणु एक जीवन काल में कितने अंडाणु? 400 अंडाणु दे सकती है। महिलाओं में एक जीवन काल में 400 अंडाणु उत्सर्जित होते हैं या 400 अंडाणु दे सकती है। या ऐसे लिख देता हूं मैं, महिलाएं एक जीवन काल में 400 अंडाणु दे सकती है। ठीक है, और जो 400 अंडाणु दिए जाएंगे एक समय में मतलब जो 28 दिन का चक्कर होता है उसमें एक समय में एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलेगा। एक अंडाणु निकलेगा।
अंडाणु निकले। देखो प्यारे बच्चों, जो ये है, ये ध्यान देना आप, जो ट्विन जुड़वा बच्चा होता है, जो जुड़वा बच्चा, वो भी मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा। जो आज हमारा मोस्ट ऑफ है, ये जनन तंत्र है, जो आज की क्लास में मोस्ट ऑफ हो जाएगा। लेकिन कुछ छोटी छोटी बेसिक बेसिक पॉइंट है, जो छोटी छोटी, वो मैं उसमें कल बताऊंगा आपको। ट्विन है, जो जुड़वा बच्चा होता है, तो दोनों अंडाशय में, कई बार दोनों के दोनों अंडाशय में जब अंडाणु बन जाए, उस समय पर शुक्राणुओं की संख्या है वो लाखों में होती है, और शुक्राणु है जब अंडाणुओं से मिलते हैं तब जुड़वा बच्चा हो जाते हैं, दोनों के दोनों में। उसमें डीएनए साथ में, एक साथ में डीएनए नहीं मिलेगा। एक दूसरी प्रक्रिया होती है, उसमें डीएनए भी समान हो जाता है, फिंगरप्रिंट भी समान होंगे, आंखों की जो आइरिस है, पुतली है, वो भी बिल्कुल समान हो जाती है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा, जो अगली क्लास होगी वो कैसे सिस्टम होता है। तो फिर उसके बाद में अगला पॉइंट हम जानेंगे। तो देखो, जो 400 अंडाणु की मैंने बात बताई, तो मतलब क्या है, 28 दिन का चक्कर है। तो आप ये देखो, मादा में लगभग है कितने हैं, 28 दिन का चक्कर है, मतलब 30 दिन का एक चक्कर मान लो आप। तो 400 अंडाणु मीन्स क्या है, तो आप एक साल के अंदर है लगभग 12 हो गए, और हम डिवाइड करेंगे 400 से, तो लगभग ये हो जाएगा कि मादा में यह चक्कर है, ये 30-35 साल का ये चक्कर रहता है। 30-35 साल तक है, अंडाशय से अंडाणु निकलते रहते हैं। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे, ये जरूरी नहीं कि 400 अंडाणु, तो संख्या इसमें कम भी हो सकती है, ठीक है, और इसमें संख्या बढ़ भी सकती है, ये खान पान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में जानेंगे कि जो मादा के अंदर जो गर्भावधि होती है, गर्भावधि मीन्स क्या, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। जो गर्भावधि है मादा में, वो कितने दिन की बोली जाती है, गेस्टेशन पीरियड है वो कितना बोला जाता है, गेस्टेशन पीरियड है। जो मादा में हम, जो फीमेल की बात कर रहे हैं हम, तो 40 सप्ताह 280 दिन बोला जाता है, 40 सप्ताह 280 दिन, ठीक है, 40 सप्ताह 280 दिन बोला जाता है। 280 दिन में प्यारे बच्चों आपको देखो ध्यान में आ ही गया होगा, 280 दिन मीन्स क्या है, लगभग है क्या हो गए, 9 महीने, ठीक है, लगभग क्या है, 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीने से 10 दिन ऊपर हो जाते हैं। तो इसलिए 9 महीने भी हो जाते हैं, 9 महीने से कम समय भी लग जाता है, और थोड़ा सा ज्यादा समय भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे मूर्ख हैं दुनिया में, जैसे मैंने एक कोई जानकारी में मिला, और वो ये कह रहा था कि समय पूरा हो गया था महिला का 280 दिन, और महिला में ये जरूरी नहीं है कि है वो स्वयं है, जैसे जो पशुओं में प्रवृत्ति होती है, वो स्वयं ही बच्चों को जन्म करवा देते हैं, और कई बार मानव को भी मदद करनी पड़ती है पशु की। लेकिन महिलाओं में तो यह पहले, आप देखो खान पान का इतना प्रभाव पड़ता था, कई बार स्वयं भी जन्म दे देती थी। तो वर्तमान में यह जरूरी नहीं है कि स्वयं जन्म दे महिला। तो इस रूप से तो कई महिलाओं में जो डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों की मदद से, कुछ हार्मोन की मदद से, कुछ ऐसे दवाइयों की मदद से, वो या तो सर्जरियन के माध्यम से या नॉर्मल डिलीवरी भी डॉक्टरों की मदद से करवाई जाती है। तो उसने ये, मुझे पता चला उनके बारे में कि कहा कि अभी जन्म नहीं करवा रहे, थोड़ा सा लेट करवाएंगे, तो मेरे जन्मदिन के समय पर करवाएंगे। तो आप ये देखो, कई इतने मूर्ख लोग होते हैं, कहा कि मेरा जन्मदिन उस तारीख को पड़ता है, कोई बात नहीं, 15 एक दिन लेट हो जाता है। जब बच्चा है वो थोड़ा लेट हो जाए, लेट करना शुरू कर दे, तो उसका साइज, आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। तो गर्भाशय है, गर्भाशय का एक निश्चित आकार होता है, गर्भाशय का, यूट्रस का एक निश्चित आकार होता है। कई मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, जो गर्भाशय का आकार बढ़ेगा तो थोड़ा दिक्कत होगी, नॉर्मल सी बात है। तो आप देखो, इतना सेंसिटिव भी लोग नहीं है, तो महिला के, मादा के शरीर में बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। तो आप ये देखो, इस तरह से क्या है, मादा की मृत्यु हो सकती है, मादा पर ज्यादा खतरा रहता है। बच्चा को बचा लिया जाता है पेट काट कर, या सर्जरी आप जिसको बोलते हो, तो इस तरह से बचा लेते हैं। लेकिन कई लोग इस तरह के होते हैं, कहा कि उसी दिन है, मेरा जन्मदिन है, और मैं 15 दिन लेट करवा रहा हूँ इसी वजह से। तो ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। जन्मदिन तो जन्मदिन ही रहेगा, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो फिर अगला पॉइंट क्या है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लिंग निर्धारण, सिलेक्शन ऑफ द सेक्स, सिलेक्शन ऑफ द सेक्स, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है, सिलेक्शन ऑफ सेक्स, सिलेक्शन ऑफ सेक्स, लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र जिम्मेदार, वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। गुणसूत्र मीन्स क्या है प्यारे बच्चों,
क्रोमोसोम्स जिम्मेदार है। क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र जिम्मेदार है। लिंग निर्धारण के लिए वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। ठीक है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। ठीक है, वाई गुणसूत्र क्यों जिम्मेदार है? देखो एक्स 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 है वो मादा होती है, ये तो सभी को ज्ञात होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। एक्स वाई है वो क्या होता है? नर होता है। एक्स वाई नर होता है। यदि एक्स एक्स आपस में मिल जाए तो गुड़िया पैदा होगी। क्या है? गुड़िया लक्ष्मी पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। ठीक है, और यदि एक्स वाई है, एक्स वाई है तो क्या होगा? लड़का पैदा होगा, लक्ष्मण पैदा होगा, लड़का। ठीक है, लक्ष्मण पैदा हो जाएगा, लड़का। ठीक है, तो या गणेश जी कह दो आप, जो भी है, तो लड़का पैदा होगा। तो हम देखते हैं तो कौन जिम्मेदार है? तो एक्स एक्स जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, एक्स गुणसूत्र जिम्मेदार नहीं है, सिलेक्शन ऑफ बर्थ है। यदि वाई नहीं गया तो लड़की होगी, सीधी सी बात है, और वाई गया तो लड़का हो गया, तो वाई गुणसूत्र जिम्मेदार बोला जाता है, एक्स नहीं बोला जाता। ठीक है, इसलिए एक्स सिलेक्शन ऑफ के लिए क्या बोला जाता है? वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। कई बार कई लोग हैं वो आरोप लगा देते हैं महिलाओं पर, जैसे आपने देखा होगा कई बार 7 लड़कियां हो गई, 8 लड़कियां हो गई, तो लगातार हो रही है, तो मादा को कोसा जाता है, लेकिन तो उसमें कोई यह नहीं होता, प्रकृति डिसाइड करती है कि वाई जाए या एक्स जाए। तो लेकिन वर्तमान में कई टेक्निक ऐसी है कि उसमें वाई ही भेजा जाए, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में आता है। किस में आता है? अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा कर नहीं सकते। तो इसी वजह से कभी भी मादा को कोसना नहीं चाहिए, ये एक अंधविश्वास रहता है। तो इन अंधविश्वासों से, बाहरी आडंबरों से, अंधविश्वास से दूर रहना है। ठीक है, तो कोई भी प्रकृति ही डिसाइड करती है, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। और यदि कोई ऐसा कहे कि ऐसा करो तुम जिम्मेदार हो, तो ऐसे पुरुष को, या कोई सास हो या पुरुष हो, कोई ऐसा करता है तो पुरुष को ही कूटना चाहिए अच्छी तरह से, दे धनादन। कहा कि कौन जिम्मेदार? तू जिम्मेदार है, वाई गुणसूत्र, तो वह जिम्मेदार है, मादा कोई जिम्मेदार नहीं है। फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। जो एक तो प्रक्रिया है निषेचन। कौन सी प्रक्रिया प्यारे बच्चों? निषेचन। और एक प्रक्रिया है जायगोट। कौन सी है? जायगोट। प्यारे बच्चों जायगोट है एक तो प्रक्रिया, जायगोट। एक तो हमने जायगोट समझना है, युग्मनज समझना है, युग्मनज। क्या समझना है? युग्मनज समझना है। और एक समझना है हमने निषेचन। क्या है? निषेचन। निषेचन, निषेचन। फर्टिलाइजेशन समझना है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन समझना है। और क्या समझना है प्यारे बच्चों? एक मैंने शायद पहले बताया या नहीं बताया है पिछली क्लास में, मुझे ध्यान नहीं है, तो एक समझ लेते हैं हम। जायगोट हो गया, एक बता दिया होगा मुझे लगता है, अंडवाहिका के बारे में बता दिया मैंने, शायद अंडवाहिका के बारे में बता देता हूँ मैं। अंडवाहिका में बता दिया, और ठीक है नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ। फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। शुरुआत कर देते हैं हम इसके बारे में, फिर हम आगे चलेंगे। देखो क्या है प्यारे बच्चों, युग्मनज। युग्मनज है जो जायगोट है, तो ये अंडाणु व शुक्राणु, जब अंडाणु व शुक्राणु, अंडाणु व शुक्राणु आपस में मिलते हैं, अंडाणु व शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं, शुक्राणु कौन? सप्रम। कहाँ से निकलता है? नर से। और अंडाणु है ओवम। ओवम कहाँ से निकलता है? मादा से। अंडाणु व शुक्राणु के मिलने से किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चों? मिलने से युग्मनज बनता है। क्या बनता है? मिलने से युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनता है? हमेशा जायगोट बनता है प्यारे बच्चों, जायगोट बनेगा। ठीक है, जायगोट बनता है। ठीक है, एक तो बात आपको ये ध्यान करनी है, जो युग्मनज बनता है तो अंडाणु व शुक्राणु के मिलने से ही युग्मनज का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं जो अंडवाहिका होती है, जो फेलोपियन ट्यूब है, तो इसी में युग्मनज का निर्माण होता है, इसी में युग्मनज का निर्माण होता है, इसी में युग्मनज बनेगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? अंडाणु और शुक्राणु यही मिलेंगे, इसी में युग्मनज का निर्माण होता है, इसी में युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा कौन सा? अंडवाहिका, इसी में युग्मनज का निर्माण होता है। और क्या थी बात प्यारे बच्चों? देखो एक पॉइंट ये था निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन?
ये भी हमने जानना है। जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, जो प्रक्रिया है, यह जो है पूरी की पूरी, तो जो अंडाणु व शुक्राणु आपस में मिलते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है, अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया, अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया, शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया, प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो ये तो देखो एक जैसी बात हो गई, एक जैसी बात तो है, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु जो मिलते हैं वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, निषेचन कहलाती है। देखोगे मानव में है, जो मानव में है, मानव में थोड़ा मैं रंग बदल लेता हूं, यहां पर थोड़ा रंग बदल लेता हूं, मानव की बात करेंगे। जो मानव में है, यहां पर मानव में आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन क्या है मास्टर जी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या है मास्टर जी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, शरीर के अंदर ही, शरीर के अंदर ही अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया, मतलब शरीर के अंदर ही होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर भी होती होगी मास्टर जी, इसलिए आप कह रहे हो। हाँ ऐसा ही होता है, बाहर भी होता है कईयों में। आंतरिक निषेचन है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। आंतरिक निषेचन में क्या होता है, शरीर के अंदर ही अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया, अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया, शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया। शुक्राणु है, दोबारा बता देता हूं प्यारे बच्चों, ये सप्रम है, सप्रम है, और अंडाणु है, ओवम है। ठीक है, अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया, शरीर के अंदर ही होने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, फिर आपने ध्यान किया होगा एक बाह्य निषेचन भी होता है, बाह्य निषेचन। मेंढक में, जो मेंढक का उदाहरण ले लेता हूं मैं, मेंढक में, मेंढक में फ्रॉग है, जो फ्रॉग है उसके अंदर क्या होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मीन्स क्या है, बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें बाह्य निषेचन होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है, अर्थात अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया बाहर होती है मेंढक में, इसमें, इसमें अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया। मेंढक जो टर्टर बोलते हैं उस समय पर शुक्राणु छोड़ रहे होते हैं और इसी वजह से वो टर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया बाहर होती है, मिलने की प्रक्रिया मतलब बाहर ही अंडाणु है, शुक्राणु छोड़े जाएंगे मेंढक मेंढकी के द्वारा, तो उसी समय पर बाहर निषेचन होगा। अंडाणु है, शुक्राणु में मिलने की प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है, शरीर से बाहर होती है। और जो टर्टर बोलता है वो मैथुन की प्रक्रिया होती है, उसमें मैथुन की प्रक्रिया होती है और उसी समय पर शुक्राणु अंडाणु छोड़े जाते हैं। तो उस समय पर फिर वो बाहर मिलेंगे और बाहर मिलकर ही वह फिर बाद में युग्मनज बनेंगे और वहीं पर जो पानी की ऊपरी सतह है या कहीं पर है तो वो फिर उसके बाद में युग्मनज बन के फिर जो अंडे बनेंगे और फिर उसके बाद में वो मेंढक बनते हैं। इस तरह की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है, मेंढकों में बाहर ही होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं प्यारे बच्चों, बाह्य निषेचन। और बाह्य निषेचन का ही एक उदाहरण है प्यारे बच्चों, जैसे 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 उदाहरण है, उदाहरण है आईवीएफ। क्या है, उदाहरण है आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम इसके बारे में जानेंगे क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डिटेल में। बस एक बार तो यहाँ उदाहरण लिख दिया मैंने, उसमें भी क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी क्या है, बाह्य निषेचन का उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार आप इसको देख लो और लिख लो, फिर हम आगे शुरू करवाते हैं। ठीक है,
इसको एक बार समझा दूंगा मैं, दोबारा फिर समझा दूंगा, इसमें अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए टॉपिक। हो गया होगा प्यारे बच्चों। तो हम एक बार जो जितना हुआ है उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो शुरू में पढ़ा था हमने ओल्यूशन, अंडोत्सर्जक। अंडाणु जो अंडाशय से निकलता है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्जक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अंडोत्सर्जक। एम साइकिल होता है आतरो चक्कर, ये 28 दिन का चक्कर बोला जाता है। इसी चक्कर के अंदर मादा में मुख्य रूप से यह देखा गया है कि 12वें से 16वें दिन अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और यह प्रक्रिया है वो रजोदर्शन कहलाती है। इसमें 11 से 14 वर्ष की आयु के मध्य ही अंडाशय से अंडाणु निकलता है। और जब 45 से 50 और कई बार 50 से 55 वर्ष में तो यह प्रक्रिया बंद हो जाती है, मतलब अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। इसी को बोलते हैं मेनोपेज, हिंदी में बोलते हैं रजोनिवृत्ति। कई बार पेपरों में आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों महिलाओं में एक जीवन काल में 400 अंडाणु दे सकती है, और एक समय में एक अंडाशय से एक ही अंडाणु निकलता है। यह जरूरी नहीं है कि कई बार दो भी हो जाते हैं, और दो के दो में बच्चे हो जाते हैं, और वो उसी को बोलते हैं जुड़वा बच्चे। कई बार एक ही अंडाशय का विभाजन, एक ही अंडाणु का विभाजन हो जाता है, ओवम का विभाजन होगा तो भी जुड़वा बच्चे होंगे, और लेकिन वो बच्चे हैं चिपके हुए मिल जाते हैं कई बार। वो हम आगे क्लास में हम देखेंगे उसको क्या बोलते हैं। गर्भावधि है 40 सप्ताह, मतलब 280 दिन है। और कई बार जब बच्चा है ये गर्भावधि लेट हो जाए तो बच्चे का साइज बढ़ जाता है, गर्भाशय के लिए खतरा भी रहता है। और गर्भाशय से उस समय पर तो ऊपर का हिस्सा वो काटा जाता है, पेट का ऊपर का हिस्सा एक त्वचा है वो निकाली जाती है, और उसी को बोलते हैं हम सर्जरी। क्या बोलते हैं? सर्जरी। बच्चा हुआ है तो वो ऐसे किया जाता है, ठीक है। फिर लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। फिर हम देखते हैं जायगोट क्या है, युग्मनज क्या है। युग्मनज होता है क्या है? युग्मनज में जो अंडाणु व शुक्राणु के मिलने से जो बनता है वही क्या होता है? युग्मनज बनता है। और हम देखते हैं जो निषेचन क्या होता है? अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन। जो हम देखते हैं जो युग्मनज होता है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि भ्रूण का पूरा विकास है, जो भ्रूण का विकास है बच्चे का वो कहाँ होता है? जो भ्रूण का विकास है ये ध्यान रखोगे, जो भ्रूण का विकास, भ्रूण मीन्स क्या? एम्ब्रॉय, ठीक है। भ्रूण का विकास, एम्ब्रॉय का विकास वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। गर्भाशय मीन्स क्या? यूट्रस। इसी में बच्चा पलता है, गर्भाशय में पलता है, यूट्रस में पलता है, गर्भाशय। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है प्यारे बच्चों, गर्भाशय में होता है।
ये भी हम जान सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पूछ लिया था कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। फिर हमने निषेचन के बारे में जाना था, अंडाणु में शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। और मानव में कौन सा निषेचन, आंतरिक निषेचन है। शरीर के अंदर ही अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया होती है, और अंडवाहिका में ही अंडाणु व शुक्राणु मिलते हैं, उसको युग्मनज बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं मेंढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, इसमें अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है। और उदाहरण हम आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ये भी क्या है प्यारे बच्चों, यह भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या होता है, हमारा बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में हम अगला जो पॉइंट जानेंगे, इसी के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे हम, आईवीएफ के बारे में जानेंगे। और आईवीएफ के बाद में हम जानेंगे कि किस तरह से जो गर्भाधान होता है उसको रोकने के कुछ उपाय भी होते हैं। और फिर उसके बाद में हम जानेंगे एक पॉइंट और, जो अंडाशय से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसके बारे में जानेंगे। एक अपरा है, अपरा होता है प्लेसेंटा है, वो जो उस समय पर निर्माण होता है, जब बच्चा है, जो निषेचन की प्रक्रिया हो उस समय पर पूर्ण रूप से अपरा का निर्माण हो जाता है। उससे भी एक ह्यूमन क्रायोनिक गोडाट्रोपिन हार्मोन निकलता है, वो भी हमने जानना है। ठीक है, तो पहले यही जान लेते हैं। देखो निषेचन है, जो निषेचन, पहले ये जान लेते हैं। जो ओवरी होती है, ओवरी ओवरी से हमने एक बात जानी थी, ओवरी से अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, अंडाशय है, आपको सभी को पता होगा। इस तरह से जो, जैसे मैंने इस रूप से एक स्ट्रक्चर बनाया था, इस रूप से एक स्ट्रक्चर बनाया था, और इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको इस तरह से एक ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था, आपको ध्यान हो तो प्यारे बच्चों, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने आपको। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में यहां पर ठीक है, ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है, अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय। एक बना बनाया एक स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपको दिखाया था, अंडाशय, ओवरी। ठीक है, ओवरी होती है, और ये फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब। अंडवाहिका जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अंडवाहिका। फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, अंडवाहिका। ये भी फेलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिका बोलते हैं। इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, देखो यहां पर देखोगे, जो ओवरी, अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, कौन सा होता है प्यारे बच्चों, एस्ट्रोजन होता है। एक होता है प्रोजेस्टेरोन। देखो क्या है, इनके बारे में हम जानना है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन है पूरा का पूरा, मुख्य रूप से ये काम करता है हमारे शरीर के अंदर, जो मादा शरीर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए, क्या, किसके लिए, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके के लिए जिम्मेदार है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से मास्टर जी, तो देखो द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं मादा के अंदर, जो जैसे जो शरीर के अंगों का वो विकास होना, स्तनों का विकास होना, ये सारे किस में आते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारा उसके लिए कौन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन हार्मोन। जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, तो
मादा में सुंदरता आती है, थोड़ी सी क्या होगी, सुंदरता उत्पन्न होगी, मतलब थोड़ा सा मादा के अंदर है वो ब्यूटी है वो थोड़ी सी आना शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुंदरता का हार्मोन भी बोलते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन है, जो प्रोजेस्टेरोन, ये अंडा निकाल में अंडाणु निकालने में मदद करता है, अंडोत्सर्जक में मदद करता है, और इसी वजह से इसको गर्भावस्था का हार्मोन भी बोला जाता है, गेस्टेशन का हार्मोन भी बोला जाता है। क्या है ये, हम देख लेते हैं किस तरह से ये मदद करता है, ये भी हम जानेंगे। देखो, क्या जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, तो यह मुख्य रूप से मैंने आपको बताया है कि मुख्य रूप से क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार मादा में। किसके लिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्यों बोले जाते हैं, देखो मैंने पुरुष में भी बताया था आपको, यहां पर भी बता देता हूं। द्वितीय सेकेंडरी, जो सेकेंडरी क्यों बोले जाते हैं, सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स, सेक्सुअल ट्रेट्स, ट्रेट्स मीन्स क्या, लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार। देखो, प्रथम लैंगिक लक्षण तो ये होते हैं जो अंग ही विकसित हो जाते हैं, वो तो क्या, अंग ही विकसित हो गए, तो अंग से ही पता चल रहा है कि मादा है, ठीक है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, वो तो प्रथम हो गए ना, तो ये द्वितीयक होंगे। द्वितीयक कैसे, जैसे जो अंग है बाद में विकसित होते हैं, जो बाद में विकसित हो रहे हो उसी को हम बोलेंगे। तो जन्म से ही हो गए वो तो क्या है, प्रथम हो गए, और जो बाद में हुए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन है जिम्मेदार है। जैसे हम छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं मुख्य रूप से एम साइकिल शुरू होना, एम साइकिल शुरू होना, मादा में जो एम साइकिल शुरू होता है तो वह एस्ट्रोजन उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। एम साइकिल शुरू होना, ठीक है, एम साइकिल शुरू होना। और तो हम देखते हैं दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि स्तनों का विकास है वो भी होता है, तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन जिम्मेदार है, स्तनों का विकास है। और ये क्या है, सुंदरता का विटामिन भी, इससे क्या है, थोड़ी सी हम देखते हैं, मैंने सुंदरता है विकसित होना शुरू हो जाती है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं इसे, यह सुंदरता का हार्मोन भी बोला जाता है। मतलब इसमें आप, मैंने ये नहीं लिखवाया कि इसे ब्यूटी आना शुरू हो जाती है, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है, आप सभी जानते ही हो। सुंदरता का, इसे यह सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, हार्मोन भी कहा जाता है। अब हम प्रोजेस्टेरोन के बारे में जानेंगे। जो प्रोजेस्टेरोन के बारे में एक सबसे बताया था मैंने, जो अंडोत्सर्जक के लिए यही जिम्मेदार होता है। ये कैसे जिम्मेदार है, ये भी पढ़ने का विषय है। यह अंडोत्सर्जक के लिए जिम्मेदार है। तो ये टर्म मैंने बताई थी आपको, तो उसका बताने का उद्देश्य यही था कि बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़े। अंडोत्सर्जक, ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो ओवम निकलता है उसके लिए जिम्मेदार। और मैंने बताया था कि यह गर्भावस्था का हार्मोन भी बोला जाता है। क्या कारण है, इसलिए से यह गर्भावस्था का हार्मोन भी बोला जाता है, गर्भावस्था का हार्मोन, गेस्टेशन हार्मोन बोला जाता है। गर्भावस्था का हार्मोन मतलब गेस्टेशन हार्मोन, गेस्टेशन यही लिख देता हूं, हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कारण है ये, क्यों बोला जाता है गर्भावस्था का कारण, और अंडोत्सर्जक कैसे करता है ये, देखो समझना, बहुत ही टेक्निकल है थोड़ा सा। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जब इसकी मात्रा बढ़ती है, जब इसकी मात्रा बढ़ती है, जब इसकी मात्रा बढ़ती है, तभी बढ़ती है, तभी तभी अंडाशय से अंडाणु निकलता है, तभी ओवरी से, तभी अंडाशय से ओवरी से, तभी अंडाशय से ओवरी से ओवम निकलेगा, से अंडाणु निकलता है, अंडाणु निकलता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ओवम निकलता है।
देखो दोबारा देख लेते हैं हम प्यारे बच्चों। देखो जो ओरी है, अंडाशय है मादा में, दो होते हैं अंडाशय मादा में, और इससे जो दो हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन को, एक तो एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन है तो इनके अंदर कुछ अंतर है। एस्ट्रोजन देवी द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। द्वितीय कौन से, जो बाद में विकसित होते हैं। जो प्रथम है वो तो क्या है, जन्मजात ही जो विकसित हो जाते हैं वो प्रथम लैंगिक लक्षण है। तो हम देखते हैं, और जैसे एमसी साइकिल शुरू होना, सतनों का विकास है, यह सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन है, ये अंडोत्सर्जक के लिए जिम्मेदार है, यह गर्भावस्था का हार्मोन भी बोला जाता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तभी अंडाशय से ही अंडाणु निकलता है, ठीक है, ये कारण होता है। फिर हम देखते हैं जो अगला पॉइंट है कि जो गर्भावस्था की जो स्थिति होती है, मादा में जो गर्भावस्था की स्थिति होती है, उस समय पर एक चीज विकसित होती है, अपरा बोलते हैं, प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है, देखो वर्तमान में खान पान की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं, मादाओं में भी पुरुषों में भी, लेकिन मादाओं के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो मादा में कहां कहां दिक्कत आ जाती है, तो मादा में कई बार फेलोपियन ट्यूब है वो पिचक जाती है, ठीक है, पहला जो वर्तमान में जो समस्या है। कई बार अंडाशय से अंडाणु ही निकलता, और दूसरी बात है कई बार अंडाशय से अंडाणु निकल जाता है लेकिन फेलोपियन ट्यूब में एचडीटी बढ़ जाती है, और एचडीटी बढ़ जाती है तो जितने भी ओवम निकलते हैं वो वहीं पर डेथ हो जाती है, और मादा को बोल जाता है कि ये तो भांज है और ये है। तो ये जो समस्याएं हैं मादा में, ये कारण क्या है, बहुत सारे जो खान पान की वजह से ही ये सारा सिस्टम हो गया है। तो वर्तमान में 40% के आसपास महिलाओं में आईवीएफ करवाया जा रहा है वर्तमान में। आप देखो कितनी बड़ी संख्या है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा हो रहे हैं, 40% महिलाओं में यह समस्या है। और भारत में हम देखें तो 5 से 10% महिलाओं के अंदर अगली जनरेशन में आप देखोगे जो बांझपन की शिकार होगी, मतलब कई महिलाएं होगी लेकिन वो बांझ होगी। तो आप ये देखो इतनी बड़ी समस्या है ये वर्तमान में, और इसी वजह से डॉक्टरों का व्यापार है फल फूल रहा है। तो कारण क्या है, खान पान, सारा खान पान का कारण है, और मुख्य रूप से यूरिया। यूरिया जो खेतों में डाले जाने वाला यूरिया, मोनो दवाई, ये दवाई है, और साथ में फलों पर जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं, तो वो रसायन अब बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो मादा पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। कई लोग ये कहते हैं मैं तो सेब खाता हूं बहुत बढ़िया, और उसके ऊपर केमिकल चिपका हुआ है, खूब खा रहा है। केले खा रहा है तो वह भी बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरह से मादा के अंदर है ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में। तो देखो एक समस्या मादा में क्या है, फिलोपियन ट्यूब चिपक जाती है, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब का मुंह नहीं खुलता, ठीक है। दूसरा है अंडाशय से अंडाणु निकलता, अंडाशय से अंडाणु निकल गया तो अंडाणु है यहां पर डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर एचडीटी बढ़ जाती है। एचडीटी है, यह भी होता है कि यदि मादा सेंसिटिव सिस्टम होता है, कई बार आपने देखा होगा घर में बहुत लड़ाई हो किसी मादा के, और उस समय पर अंडाशय से अंडाणु भी निकलता, मतलब पूरा माइंड का भी इसमें सिस्टम जुड़ा हो रहता है। कहीं ना कहीं परिवार भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, अकेला मादा जिम्मेदार नहीं है। फिर उसके बाद में देखो अगली जो बात आ रही है, जो मैं आपको जो टॉपिक समझाना चाह रहा हूं, गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर जो प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा बन गया है, बिल्कुल अंडाणु निकल गया है, और अपरा निकलता है। जो प्लेसेंटा है वो एक चिकना सा पदार्थ होता है, एक रसायन होता है, चिकना सा पदार्थ होता है, वो भ्रूण को चिपकाए रखने का काम करता है। कई बार वो प्लेसेंटा है वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता और भ्रूण गिर जाता है। तो भ्रूण के लिए अपरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अपरा जब इसमें अंग बताए थे उस समय पर अपरा के बारे में बताया था, प्लेसेंटा के बारे में बताया था कि हमारे ये मैंने आपको ध्यान हो तो द्वितीय जननांग बताए थे। द्वितीय जननांग में फिलोपियन ट्यूब बताई थी, योनि बताई थी, गर्भाशय बताया था, अपरा बताया था, बार्थोलिन बताया था। आपको ध्यान होगा सभी को, पिछली क्लास में ये बताया था मैंने प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जो द्वितीय जननांग बताए थे मैंने, द्वितीय जननांग, ठीक है, द्वितीय जननांग में मैंने आपको फिलिपिन ट्यूब के बारे में बताया था। और प्राथमिक जननांग के अंदर मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं इसको आपको दिमाग में लाने के लिए।
जननांग के बारे में बताया था मैंने, जननांग, बस 1 मिनट लगेगी इसलिए बता रहा हूं। जननांग जनन के अंग, मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑर्गन, रिप्रोडक्शन ऑर्गन बताए थे मैंने। रिप्रोडक्शन ऑर्गन में मैंने आपको बताया था कि कुछ तो होते हैं प्राथमिक जननांग, और प्राथमिक जननांग में सबसे जरूरी मैंने बताया था ओवरी। क्या बताया था? ओवरी, ओवरी अंडाशय। प्राथमिक प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन में मैंने बताया था ओवरी, अंडाशय, ठीक है। द्वितीय जननांग में, द्वितीय जननांग में, जननांग में, द्वितीय जननांग में मैंने बताया था आपको, एक तो फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, आराम से लिख देता हूं, मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। फेलोपियन ट्यूब, मास्टर आराम से लिखो, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब के अलावा और क्या थी? मैंने बताया था आपको एक प्लेसेंटा होता है जिसको अपरा बोलते हैं, मैंने आपको एक और बताया गर्भाशय, यूट्रस है वो भी होगा इसी के अंदर, गर्भाशय, यूट्रस वो भी इसी में होगा। भ्रूण का विकास यहीं पर होता है, द्वितीय जननांग है। प्रथम तो यही है ही। और क्या बताया था? एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, जो जिसको बोलते हैं योनि, वेजिना, ठीक है, योनि, यहीं लिख देता हूं, योनि वेजिना, जो वर्तमान में हम अभी पढ़ेंगे अपरा, अपरा प्लेसेंटा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये केमिकल सा होता है, अपरा है, प्लेसेंटा एक रसायन होता है। जो ये रसायन है, देखो मैंने आपको अंडाशय के बारे में बता दिया प्यारे बच्चों, देखो अंडाशय के बारे में मैंने अच्छी तरह से बता दिया, ओवरी के बारे में आपको बता दिया, फेलोपियन ट्यूब के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। योनि है, योनि से इतना कुछ खास है नहीं, ये तो अंग होता है जो मुख्य रूप से मादाओं में है ही। तो गर्भाशय है, गर्भाशय यूट्रस है, इसमें भ्रूण का विकास हमने सारे देख ली, अपरा रहता है बस हमारा। जो अपरा है, प्लेसेंटा है, एक ये रसायन होता है, केमिकल होता है, और इसी यही केमिकल है, यही केमिकल है, ये भ्रूण का विकास करने में मदद करता है, भ्रूण का पोषण करेगा। और O2, O2 है, ऑक्सीजन का प्रवाह करने का काम करता है बच्चे के अंदर। जो बच्चे के अंदर है, जो उत्सर्जी पदार्थ मिले, उत्सर्जी पदार्थ जो मतलब एक्सक्रेटरी जो सब्सटेंस है, जो खराब पदार्थ है, उसको बाहर निकालने में यह मदद करता है, ठीक है। और मुख्य रूप से इसका निर्माण है तभी होता है जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाए। जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाए तो उसी समय पर इसका निर्माण होगा, ये नहीं कि पहले ही निर्माण हो जाएगा, नहीं, पहले निर्माण नहीं होगा, ठीक है। और निषेचन के बाद इसका निर्माण होगा, और गर्भवती महिलाओं के अंदर ही देखा जाता है, ये गर्भवती महिलाओं के अंदर ही देखा जाएगा। और इससे 2 हार्मोन निकलते हैं प्यारे बच्चों, 2 हार्मोन, एक तो HCG हार्मोन, ह्यूमन क्रायोनिक गोडाट्रोपिन हार्मोन, और एक होता है रिलैक्सिंग हार्मोन। कौन सा? रिलैक्सिंग हार्मोन, जो गर्भाशय को संकुचन करने के लिए, संकुचन सिकुड़ने के लिए, फैलने के लिए जिम्मेदार होता है रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिंग हार्मोन है, ये मदद करता है मादा में। जैसे आपने ध्यान किया हो, जब बच्चा है विकास होगा तो गर्भाशय का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चा है वो जन्म ले लिया तो उसको गर्भाशय को संकुचित करेगा, ये नहीं कि गर्भाशय है वो पूरा फैला रहेगा, ठीक है। तो देखो ये हार्मोन है, जैसे योनि का आकार है, बच्चा जन्म लेता है तो योनि का आकार बढ़ जाता है, और उसके बाद में फिर उसके आप देखोगे फिर बाद में क्या होगा, हार्मोन है उसको संकुचित भी कर देते हैं। तो इसी रूप से हम देखते हैं जो गर्भाशय है, गर्भाशय, तो इसको भी रिलैक्सिंग हार्मोन है, संकुचित करने का कार्य करता है। और जो HCG हार्मोन है, जो मैंने बोला ह्यूमन क्रायोनिक गोडाट्रोपिन हार्मोन, जब जब मादा है, मादा गर्भ धारण कर लेती है, मादा गर्भवती हो जाती है, उस समय पर पेशाब से यह निकलना शुरू हो जाता है, उसी समय पर बनता है। मैंने बताया अपरा का निर्माण है वो कब होता है, अपरा का निर्माण जब गर्भवती होगी मादा तभी निकलता है। इसी वजह से जो वर्तमान में स्ट्रिप आ जाती है मार्केट में, स्ट्रिप गर्भवती माता का, गर्भवती का पता लगाने के लिए, तो पेशाब के माध्यम से उस पर पेशाब डालते हैं, पेशाब डालते ही उसका रंग चेंज हो जाता है। वो किसकी वजह से?
HCG हार्मोन की वजह से पता चलता है। जो HCG हार्मोन है ये है मूत्र के माध्यम से निकलना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। तो यही हार्मोन है वो प्रेगनेंसी बताने में मदद करता है। तो हम अभी जान लेते हैं, अब आपको सारा पता चल गया है, अब हम लिखने का काम करेंगे। देखो क्या है प्यारे बच्चों, अपरा है, अपरा यह है, मैंने बताया यह है कब होता है? यह निषेचन के समय ही, निषेचन के समय ही, निषेचन के समय बनना शुरू होता है, समय समय विकसित होता है या बनता है, समय बनता है। यह गर्भवती, यह गर्भवती महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है, गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, यह है इसके कार्य लिख देता हूं मैं, कार्य, ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। यह है पहला पॉइंट, यह भ्रूण के पोषण में मदद करता है। भ्रूण मीन्स क्या है बच्चों? एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय जो छोटा बच्चा है उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, एम्ब्रॉय। यह भ्रूण के विकास के लिए जिम्मेदार है, भ्रूण के विकास, भ्रूण का पोषण कर देता हूं मैं। पोषण, विकास तो होता ही है, पोषण मिलेगा तभी तो होगा विकास। भ्रूण के पोषण, पोषण मीन्स क्या? न्यूट्रिशन देगा। ये कौन देता है? प्लेसेंटा ही देता है। ये भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार है, पोषण के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है, यह है भ्रूण को, यह भ्रूण को O2 देता है, भ्रूण को ऑक्सीजन देता है, O2 सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन देता है। मैंने एक और बात बताई थी आपको, जब भ्रूण होगा, विकसित होगा, तो उस समय पर जो उत्सर्जी पदार्थ है इसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं यह भ्रूण के, तीसरा पॉइंट, यह भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों को, यह भ्रूण के, यह भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों को, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ। लिख ही देता हूं मैं, एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस। थोड़ा सुंदर लिख देता हूं मैं ये। यह भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। देखो आया होगा ये प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा आपको, निकालता है, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है, निकालता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे क्या है। अब हम देखेंगे इससे निकलने वाले हार्मोन, हेडिंग डालेंगे हम प्यारे बच्चों, इससे निकलने वाले हार्मोन, इससे निकलने वाले हार्मोन, इससे निकलने वाले हार्मोन, निकलने वाले हार्मोन, वाले हार्मोन। पहले नंबर पे मैंने कौन सा बताया है आपको? कौन सा हार्मोन बताया है आपको? HCG हार्मोन। कौन सा? HCG, HCG हार्मोन के बारे में मैंने आपको बताया। HCG हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं तो ये कहूँगा यह हार्मोन है, और ये इस हार्मोन को ये भी बोला जाता है कि यह तो हार्मोन है बच्चों के भ्रूण की हत्या के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। यदि यह हार्मोन नहीं होता तो बच्चों के भ्रूण का पता भी नहीं चलता। क्या ये सत्य है? देखो कोई हम देखें तो कुछ फायदे भी होते हैं, कोई नुकसान भी होते हैं, और एक और हार्मोन होता है, वो मैं आपको करवा नहीं रहा, आपके पेपर में नहीं आएगा, तो वह भी हार्मोन है, वो सबसे ज्यादा बोला जाता है, उसी से सबसे ज्यादा पता चलता है। जो इसका तो कुछ ज्यादा नहीं है तो निकलता है, तब वह हार्मोन तो एक्सरे के माध्यम से भी जो सॉरी जो हम देखते हैं मुख्य रूप से मादा के अंदर है, थोड़ा टेस्टिंग वगैरह के अंदर से ही पता चल जाता है उस हार्मोन की वजह से। तो उस रूप से हम देखें तो यह हार्मोन भी और वह हार्मोन भी बोला जाता है, लेकिन
इतना ये तो इम्पोर्टेंट भी रहता है और फायदेमंद भी रहता है कि पता चल जाता है। ह्यूमन क्रायोनिक, क्रायोनिक बोला जाता है, ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो हम देखें, मैं ये कहूंगा, जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में कई डॉक्टर हैं वो इसमें कार्य में लिप्त है, तो इस कार्य में लिप्त है तो कहीं ना कहीं माता भी और पिता भी उस कार्य में लिप्त है, तो उसमें डॉक्टरों का हम दोष है ही, साथ में माता पिता भी खुद इसमें लगे रहते हैं। जब माता पिता ही सुरक्षित नहीं रख रहे बच्चों को, तो उसमें फिर डॉक्टरों का क्या कसूर है? जब उनकी खुद की संतान है, जो होने वाली संतान है, वो खुद ही नहीं बचा सकते हैं, तो उसमें डॉक्टरों का क्या दोष है? ठीक है, ओ गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में? यह है प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी बोला जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी बोला जाता है, टेस्ट हार्मोन भी बोला जाता है, बोला जाता है। और तो दूसरा इसके बारे में यह है प्रेगनेंसी के समय, यह प्रेगनेंसी के समय यह प्रेगनेंसी के समय मूत्र से आना शुरू हो जाता है, मूत्र से आना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय मूत्र से आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर रिलैक्सिंग हार्मोन, दूसरे नंबर पर क्या है? रिलैक्सिंग हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिंग हार्मोन यह है गर्भाशय। मैंने बताया था आपको, गर्भाशय का जो फैलाव होता है, गर्भाशय यूट्रस का, तो फैलाव आदि के लिए जिम्मेदार है, संकुचन आदि के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यह गर्भाशय के संकुचन के लिए भी जिम्मेदार है। संकुचन मीन्स क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। संकुचन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना, संकुचित करना। फैलाव के लिए भी जिम्मेदार, ये ध्यान रखोगे, यह गर्भाशय के संकुचन के लिए जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा संकुचन के लिए जिम्मेदार है ना। संकुचन के लिए जिम्मेदार है। तो हम देखते हैं, हार्मोन बोला जाता है, ये प्रेगनेंसी के समय मूत्र से आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी से टेस्ट का पता लगाया जाता है कि बच्चा है वह भी महिला है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा? अपरा से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है। अपरा से, इससे निकलने वाला हार्मोन मतलब अपरा से निकलने वाले, ठीक है। लिख देता हूं मैं, अपरा से, अपरा से। अपरा मीन्स क्या है? प्लेसेंटा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बार लिख दो, फिर हम आगे करेंगे, आगे शुरुआत करेंगे हम जल्दी। बिल्कुल 1 सेकंड, 1 मिनट का समय है। हाँ, उसमें जैसे क्या होता है, जो ट्विन बेबी होता है, प्लेसेंटा, तो जो ट्विन बेबी होगा, प्लेसेंटा तो देखो, प्लेसेंटा है जो मादा है, जो मादा, तो मादा में नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है ये तो, जो गर्भाशय तो एक ही है ना, गर्भाशय तो एक ही होगा, और गर्भाशय एक है तो साथ में वो ट्वीन, जो ट्वीन होगा, तो उसके रूप से हम देखें तो उसमें वो डिपेंड करेगा कि वो बच्चा है वो एक साथ में चिपका हुआ है क्या। यदि वो बच्चा एक साथ में चिपका हुआ है,
वो अलग अलग है। हम बताएंगे भाई जो बच्चा चिपका हुआ हुआ उस समय पर क्या होता है, और यदि वो बच्चा अलग अलग है उसमें प्लेसेंटा है वो किस रूप से होता है। तो वो तो मैं बता रहा जो ट्विन बेबी करवाएंगे तो उसमें हम सारा समझाएंगे, ठीक है, ए टू जेड समझाएंगे, टेंशन मत लो आप। जो ट्विन बेबी है वो समझाना है हमने को, ठीक है। और ये भी है कि जो बता रहे हो आप बिल्कुल सही है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वह क्या मदद करता है, जो अपरा बनाने में मदद करता है, ठीक है, वो अपरा बनाने में मदद करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे गर्भाधारण को रोकने के उपाय। क्या देखेंगे? गर्भाधारण को रोकने की युक्तियां, उपाय, ठीक है। गर्भाधारण को रोकने की उपाय। गर्भाधारण को रोकने के उपाय में हम बात करते हैं तो तो नॉर्मल सी युक्तियां तो है ही, जैसे कंडोम है, ठीक है, वो युक्तियां आ जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है जैसे कोपर्टी है, कोपर्टी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं, गोलियां हैं। गर्भ निरोधक गोलियां कौन सी? जैसे मालाडी, सहेली। भारत में जो गर्भ निरोधक गोली है जो सबसे पहले आई थी वो सहेली आई थी, ठीक है। सहेली, मालाडी, ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं। ये क्या प्रभाव डालती है ये भी मैं बताऊंगा, इससे नुकसान भी होता है या किस तरह से क्या होता है ये भी हमने डिस्कस करना है। तो मोस्टली हम देखते हैं जो गर्भाधारण को रोकने की युक्तियों में हम देखते हैं मुख्य रूप से है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है जो एक तो कंडोम है और एक पिल्स है जो प्रयोग की जाती है। जो पिल्स का भी है ये नुकसान रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह से नुकसान रहता है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं जो MC साइकिल का पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा था M साइकिल है, M साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, आतरो चक्कर है, मेनार्ची है, उसका पता होना चाहिए। मेनार्ची, मेनार्ची का पता होना, यह भी एक सही रहता है। गर्भाधारण को रोकने के उपाय में यह सबसे उत्तम उपाय वर्तमान में M साइकिल है। ना गोलियां लेनी है ना अन्य चीजों का। और हम देखते हैं दूसरे नंबर पर रहता है कंडोम, तीसरे नंबर पर जो रहता है कॉपर्टी, और चौथे नंबर पर रहता है गर्भ निरोधक गोलियां। तो गर्भ निरोधक गोलियां का नुकसान है ज्यादा उपयोग करने का, तो नोट करके लिख देता हूं मैं। जो पिल्स है, पिल्स लिख देता हूं मैं, पिल्स, पिल्स समझते हो गोलियां होती है, ठीक है। पिल्स गर्भ निरोधक गोलियां होती है। पिल्स के ज्यादा उपयोग से, ज्यादा उपयोग से, ज्यादा उपयोग से, ज्यादा उपयोग से M साइकिल प्रभावित होता है। देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, कभी हिंदी वाले बच्चे बोले तो मेनार्ची है M साइकिल, आत्रो चक्कर है, बस सीधी सी बात। पिल्स के ज्यादा उपयोग से M साइकिल प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। और इससे इससे बांझपन रोग भी हो जाएगा, इससे बांझपन की शिकायतें भी आती है, की शिकायतें भी आती है। कारण है इसका, कारण क्या है देखो समझना थोड़ा सा। इसका कारण है प्यारे बच्चों, देखो कारण क्या है इसका। देखो जो पिल्स होती है, पिल्स, इसमें हार्मोन डाले जाते हैं। पिल्स में क्या डाले जाते हैं? हार्मोन डाले जाते हैं, ठीक है। पिल्स में हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो इसमें हार्मोन होते हैं, पिल्स में हार्मोन उपयोग होते हैं, इसमें हार्मोन उपयोग होते हैं, ठीक है। समझना आप, होता क्या है इसमें ध्यान से समझना। जब जब प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए,
की मात्रा बढ़ जाए और एस्ट्रोजन कम हो जाए, एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाए, एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाए। तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एस्ट्रोजन कम हो जाए। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए, एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो, मात्रा कम हो तभी अंडाशय से अंडाणु निकलता है। ओवरी से क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा, तभी अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडाणु निकलता है, अंडाणु निकलता है, तभी अंडाशय से अंडाणु निकलता है। ठीक है, इसमें आप देखो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए और एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो तभी अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, तभी अंडाशय से अंडाणु निकलेगा। अब देखो जितने भी ये पिल्स होती है ये क्या कर देती है, तो मोस्टली है एस्ट्रोजन का लेवल है, एस्ट्रोजन के लेवल को ये क्या कर देगी? बढ़ा देगी और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देगी। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है एस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, पिल्स 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 एस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है, एस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगी, मात्रा बढ़ा देगी, बढ़ा देगी और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ा देगी और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता, जिससे अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता, ओवरी से अंडाणु नहीं निकलेगा, जिससे अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता, अंडाणु नहीं निकलता। अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता। इसलिए आप देखो तो यदि लंबे समय तक है ऐसा करते रहे, ऐसा करता रहे तो बेचारा एस्ट्रोजन है वो अपना काम ही भूल जाएगा, अपना काम भूल जाएगा और इस तरह से एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी रहेगी, हमेशा एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी रहेगी। तो इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन की मात्रा वह कम रहेगी और इसी वजह से अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाएगा और मादा है वो बांझपन हो जाएगी। तो इसी वजह से पिल्स का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। जो पिल्स है वो नुकसानदायक होती है। डॉक्टर से पूछोगे, डॉक्टर ये कहेगा, सरकारी डॉक्टर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो लेकिन है वर्तमान में बहुत ही ज्यादा समस्या है इससे। ठीक है, वर्तमान में बहुत ही ज्यादा समस्या। पिल्स एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ा देगी और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी और जिससे अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता। तो बस काम यही करती है, जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो सहेली है, मालाडी है, बस काम यही करती है जिससे जब अंडाशय से बस अंडाणु नहीं निकलता। ठीक है, जब ज्यादा उपयोग करते हैं तो इससे प्लेसेंटा पर भी प्रभाव पड़ता है, जो अपरा है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और इसी वजह से यह नुकसान भी होता है मादा को। तो एक बार इसको देख लो, फिर हम छोटा सा पॉइंट और करेंगे आगे, छोटा सा और पॉइंट करेंगे। लिख लिया होगा। अब आगे देखो, अब आगे हमने देखना है, एक तो होता है वेसेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी होता है, आपने को ध्यान भी होगा। जो ट्यूबेक्टोमी है नसबंदियों में आता है और वेसेक्टोमी भी नसबंदी में आता है। जो वेसेक्टोमी है वह तो रहता है पुरुष में, वो किस में रहता है? पुरुष में। और ट्यूबेक्टोमी रहता है मादा में,
ठीक है, मादा के अंदर रहता है। देखो जो शुक्रवाहिना नलिका होती है उसी को वैसे उसको काट के बांध दे उसी को बोलते हैं वैसेक्टोमी। और एक होता है ट्यूबेक्टोमी, जो फेलोपियन नलिका है उसको काट के बांध दे उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। नसबंदियां, हेडिंग देखेंगे हम, नसबंदियां। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना चलती है, जब आप नौकरी लग जाओगे तब भी इसके बारे में उपाय बताया जाएगा। और रूल रहता है सरकार का, यदि आप नसबंदी करवाते हो तो सरकार है वो छूट देती है, छुट्टी देती है, उसके लिए भी 7 दिन की अलग से, और सरकारी छुट्टी दी जाती है इसमें। और इसमें सरकार के द्वारा तो इसमें सरकार के द्वारा है, आपने देखा होगा अलग अलग प्रोग्राम भी चलते हैं, और उसमें स्कीम पता नहीं मुझे क्या क्या है उसमें चलती थी पहले, तो आपने देखा होगा अनाउंसमेंट भी होती थी, रेडियो, 1100 रुपये, कंबल, है ना, ये सारी चीजें हैं इसी में दी जाती थी नसबंदियों में। तो हम देखते हैं इसमें एक तो होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी देखो, एक तो होता है वैसेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी तो हम मादा के लिए होता है, किसके लिए होता है, मादा के लिए, ठीक है, मादा के लिए। और नर के लिए क्या होता है, नर के लिए क्या होता है, वैसेक्टोमी। तो आपने ध्यान किया हो मादा में होती है फेलोपियन ट्यूब, मादा में क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। और नर में क्या रहता है, शुक्रवाहिनी, शुक्र वाहिनी नलिका। ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब है मादा में, इसको काट के उसमें बांध, एक धागा बांध देंगे, बस वही क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है। और वैसेक्टोमी में क्या होता है, इस शुक्रवाहिनी नलिका को काट देंगे और बांध देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, पेपर में कैसे पूछा जाता है, पेपर में बस इतना ही पूछा जाता है, नर के में जो नसबंदी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, नर में बोली जाती है वैसेक्टोमी, और मादा में क्या बोली जाती है, ट्यूबेक्टोमी बोली जाती है। बस इसमें क्या करते हैं, जैसे इस तरह से मैंने आपको बताया था, इस तरह से ये फेलोपियन ट्यूब होती है, इसको बस थोड़ा सा काट देंगे और काट के फिर बांध देंगे, बस इसी को काट कर बांधा जाता है, काट कर बांधा जाता है। ठीक है, और जो वेसिकल ट्यूब है, जो वेसिकल ट्यूब नर के अंदर है, तो वेसिकल ट्यूब में भी इसी तरह से इसमें ऐसा होता है, जो वेसिकल ट्यूब होती है इस तरह से, ये नलिका होती है जो शुक्राणु लेकर आती है, तो इस शुक्राणु लेकर आती है, इसको भी ऐसे ही काटा जाता है और बांधा जाता है। इसमें शुक्रवाहिनी नलिका को काट कर बांधा जाता है, काट कर बांधा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, नसबंदियों में ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। ठीक है, फिर हम एक पॉइंट और कर लेते हैं, छोटा सा एक पॉइंट और कर लेते हैं। देखो, आपने ध्यान किया हुआ आईवीएफ के बारे में, ठीक है, आईवीएफ के बारे में, और आपने ध्यान किया हुआ एक एसटीडी रोगों के बारे में, एक वो भी देखना हमने। आईवीएफ और
एसटीडी रोग भी देखेंगे। तो पहले नंबर पर हम जान लेते हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक होता है आईवीएफ, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। इन विट्रो का मतलब होता है ग्लास, मतलब ग्लास में, ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या है, निषेचन। ग्लास मीन्स क्या है, ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब होती है, एक प्रखनली होती है, इस तरह रूप से प्रखनली होगी। तो इसमें अंडाणु व शुक्राणु है, इस प्रखनली में ही लाए जाते हैं, इस प्रखनली में मिलाए जाएंगे अंडाणु व शुक्राणु। इसमें कुछ एक तरह से लाइटिंग दी जाएगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब ये मत सोचना कि करंट लगा देंगे, और इस तरह से एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक के माध्यम से इसमें जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, तो उस इलेक्ट्रिक शॉक से ही अंडाणु व शुक्राणु आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। जो अंडाणु व शुक्राणु जब आपस में मिलेंगे, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आईवीएफ। लेकिन ये कहाँ होता है, बाहर होता है। क्या होता है, बाहर, टेस्ट ट्यूब में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये बाह्य निषेचन का उदाहरण है। इसमें बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है, निषेचन होता है, होता है। इसमें टेस्ट ट्यूब में, इसमें शरीर के बाहर, शरीर के बाहर, टेस्ट ट्यूब में, बाहर, टेस्ट ट्यूब में, ट्यूब में, इसके बाहर, शरीर के बाहर, टेस्ट ट्यूब में अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया करवाई जाती है, के मिलने की प्रक्रिया कराई जाती है। ठीक है। जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है, यह जो शरीर के अंदर ही होता है, यह फर्टिलाइजेशन। देखो डॉक्टर क्या करते हैं, कई मादाओं के अंदर, कई मादाओं में क्या होता है, कई पुरुषों में भी ऐसा होता है, जनन शक्ति है वो कम हो जाती है, कई पुरुषों में जनन शक्ति कम हो जाएगी। तो उस समय पर जो शरीर के, मादा के शरीर के अंदर है, वो शुक्राणु इंजेक्ट किए जाते हैं, शरीर के अंदर ही शुक्राणु इंजेक्ट किए जाएंगे, तो शरीर के आंतरिक अंदर ही निषेचन करवा दे, तो ये इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें मैं आपको कल बताऊंगा कि इसके कुछ प्रकार है, वो किस रूप से इनमें अंदर ही इंजेक्ट करवाए जाएंगे। इसके भी कुछ प्रकार है, वरना तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखवा देता कि अंडाणु व शुक्राणु है वो फेलोपियन ट्यूब में रखे जाएंगे। देखो कई प्रक्रिया होती है, अंडाणु व शुक्राणु को मिला के टेस्ट फेलोपियन ट्यूब में रख दें। एक तो प्रक्रिया है कि फेलोपियन ट्यूब में रख दें, एक प्रक्रिया ऐसे है कि सीधा है, युग्मनज है, कि जो सेल बनती है इसके अंदर, जो उसके अंदर है, उन 8 सेलों को बना के उसमें गर्भाशय में रख दे। तो इस तरह से अलग अलग प्रक्रिया होती है, वो हम कल जानेंगे। तो आईवीएफ है, अगली क्लास में जानेंगे। मतलब आईवीएफ, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बस इतना ही जानो यहां पर कि इसमें, इस निषेचन में या ऐसे बोल देंगे, यह निषेचन शरीर के अंदर ही होता है, ऐसे लिख देते हैं। यह निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन आंतरिक कहलाता है, आंतरिक कहलाता है, निषेचन आंतरिक कहलाता है। अर्थात अंडाणु व शुक्राणु, अंडाणु मीन्स क्या प्यारो बच्चों, ओवम, अंडाणु, ओवम
वह शुक्राणु सप्रम 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 अंडाणु शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया शरीर के अंदर ही होती है। प्रक्रिया शरीर के अंदर ही होती है, शरीर के अंदर होती है। इसमें क्या क्या क्यों किया जाता है, कैसे प्रक्रिया होती है, वो सारा हमने कल जानना है। इसके अंदर है टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा ये भी जानना है कि जो सबसे कल हम जानेंगे भी लुइस ब्राउन है, वो पहली महिला थी जो टेस्ट ट्यूब बेबी से हुई थी। और जो एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड स्ट्रेप्टो, इसी ने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत की थी। और भारत में सुभाष मुखोपाध्याय डॉक्टर थे, उसने शुरुआत की थी बेचारे ने। और उसके बाद में उसे डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। क्या कारण थे? सुभाष पर एक फिल्म भी बनी थी, एक डॉक्टर की मौत, वो भी हमने जानना है। फिर हम देखते हैं छोटा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं वो, और एक सुरोगेट मदर है। सुरोगेट मदर पर कानून बनाना पड़ा मोदी को मजबूरन, पहले भी कानून बना हुआ था, वो कैसे था वो भी हम कल जानेंगे। तो एक पॉइंट और हम जान लेते हैं, वो क्या है? एसटीडी। एसटीडी इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको हम बोलते हैं लैंगिक संचारित रोग। देखो नाम से ही पता चलता है प्यारे बच्चों, लैंगिक संचारित रोग मतलब लैंगिक संबंध बनाने से। लैंगिक संबंध बनाने से कैसे रोग होने लग गए भाई? लैंगिक संबंध का मतलब है असुरक्षित लैंगिक संबंध, ठीक है। लैंगिक संबंध का मतलब ये नहीं है कि लैंगिक संबंध बनाने से होंगे, मतलब असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाने से जो रोग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एसटीडी रोग बोलते हैं, लैंगिक संचारित रोग। ये रोग असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाने से होते हैं। असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाने से होते हैं। असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाएंगे तो उसी वजह से होता है, संबंध बनाने से होता है, बनाने से होता है, से होते हैं। ये रोग असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाने से होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं, पेपर में पूछ ले कि निम्न में से कौन से एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या कौन से नहीं है, ऐसे पूछ ले। तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, एक तो गोनोरिया है, गोनोरिया पूछा जाता है, या ऑप्शन में मिलेगा सिफिलिस, सिफिलिस, या ऑप्शन में मिलेगा एड्स। ये तीनों के तीनों है वो क्या है? लैंगिक संचारित रोग है, जो सबसे ज्यादा आजकल पेपरों में पूछे जाते हैं। जो गोनोरिया व सिफिलिस है ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। किससे होते हैं प्यारे बच्चों? बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो जीवाणु से होंगे, मतलब जीवाणु से होंगे। जो एड्स है ये विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? विषाणु। विषाणु मीन्स क्या है प्यारे बच्चों? वायरस से होते हैं। विषाणु मीन्स क्या है? वायरस। कई बार बच्चे हैं इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वायरस अलग होता है और बैक्टीरिया अलग होता है। बैक्टीरिया अलग है, इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। वायरस विषाणु है हिंदी में, और इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये था हमारा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिट। जो असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाने से फैलेंगे वो क्या होंगे? वो होंगे एसटीडी रोग, ठीक है। एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है प्यारे बच्चों। एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं, तो आप ये कहोगे मास्टर जी है वो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा करेंगे हम। एक छोटा सा पॉइंट है रेट्रो वायरस प्यारे बच्चों, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस क्या है? रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस है प्यारे बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट है ये, तो बिल्कुल रेट्रो वायरस है। बस जो वायरस है, जिस विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए हो, वही क्या कहलाएगा? रेट्रो वायरस कहलाएगा। बस यही था टॉपिक। तो हम देखते हैं जिसका आनुवांशिक पदार्थ, जिस विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ, जिस विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ क्या है होता है मास्टर जी? आनुवांशिक पदार्थ हो जेनेटिक पदार्थ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। आनुवांशिक पदार्थ होता है जेनेटिक सब्सटेंस, जेनेटिक सब्सटेंस, जेनेटिक हेरिडिटी प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, जेनेटिक सब्सटेंस। आनुवांशिक पदार्थ है, पदार्थ आरएनए हो, आरएनए हो, आरएनए हो, वह रेट्रोवायरस कहलाता है। देखो जो एड्स का विषाणु है
वो शुरू में आरएनए होता है, फिर बाद में डीएनए में बदलता है, तभी मानव पर प्रभाव पड़ता है। आरएनए का मानव पर प्रभाव नहीं पड़ता, वह रेट्रोवायरस कहलाता है। जैसे एड्स का विषाणु, वैसे तो खूब होते हैं, मैंने बस एड्स का उदाहरण लिया है, वैसे हम वायरस में पढ़ेंगे तो बहुत सारे होते हैं। जैसे रेट्रोवायरस, जैसे एड्स का विषाणु, HIV, जैसे HIV लिख देता हूँ बस, जैसे HIV की फुल फॉर्म में भी कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। प्यारे बच्चों, डेफिशिएंसी वायरस होता है ये बात ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस होता है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा रेट्रोवायरस। ये ध्यान रखोगे जब हम वायरस में पढ़ेंगे आगे, तो ये जो एड्स का विषाणु है वो आरएनए होता है, फिर आरएनए से फिर बाद में ही डीएनए में बदलता है, तभी मानव पर प्रभाव पड़ता है। आरएनए से जब ये डीएनए में बदलता है, वैसे ये नुकसान नहीं करता, लेकिन जब आरएनए से डीएनए में बदलता है तब नुकसान करता है। जितनी भी गोलियां बनी है एड्स के लिए, जितनी भी दवाइयां बनी है, वो आरएनए को डीएनए में बदलने से रोकती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पर प्रभाव डालती है, और उस पर प्रभाव डालेगी, आरएनए डीएनए में नहीं बदलेगा। तो इसी वजह से फिर एड्स का व्यक्ति है वर्तमान में कुछ समय निकाल जाता है। कुछ समय का मतलब ये नहीं कि 5 दिन फालतू निकाल देगा, मतलब उसका सही समय पर पता चल जाए तो एड्स वाला व्यक्ति है 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल भी ज़्यादा जीवित रह सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का। ठीक है, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जुटे रहो, मेहनत करते रहो, तो मेहनत करोगे तो भगवान सुनेगा, और भगवान भी सुनेगा और प्रकृति भी सुनती है। ठीक है, बेस्ट विशेज।